पठ संस्कृतं अतिसुन्दरं हृदमञ्जुलं पठ संस्कृतं अतिसुन्दरं हृदमञ्जुलं शृणु संस्कृतं लिख संस्कृतं जनमानसे चिरसञ्चितं शृणु संस्कृतं लिख संस्कृतं जनमानसे चिरसञ्चितं। ऑनलाइन कक्षा में आप सभी साथियों का हृदय से स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख रहे हैं कि आज हम लोग संधि में अच संधि का ऑपरेशन करेंगे और अच संधि में देखते हैं कि कितना सूत्र हो जाएगा, तो उस हिसाब से जो है वो चलेगा। पढ़ेंगे अच संधि। संधि होता क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। संधि शब्द बना, तो संधि शब्द बना कैसे है? सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु है और की प्रत्यय है। ठीक, इससे क्या बनता है? संधि शब्द बनता है। एक प्रश्न पूछा जाता है कि संधि में कौन सी संधि है ना? संधि शब्द बना कैसे है? तो सम उपसर्ग पूर्वक धा धातु है और की प्रत्यय है, तो उसमें क्या क्या लग कर और संधि कार्य बना, वो कार्य देखेंगे। बात का विषय है। अभी हम आरपीएससी को ध्यान में रखते हुए संधि के सूत्रों पर चर्चा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और संधि जब हम पढ़ते हैं तो संधि जो प्रायः 3 संधियाँ हैं, लेकिन हमको पंच संधि का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लघु सिद्धांत कौमुदी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है। तो लघु सिद्धांत कौमुदी में संधि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? पंच संधि। जब हम संधि पढ़ने जाते हैं तो लोग पूछ देते हैं कि संधि पढ़ रहे हो, बताओ पंच संधि कौन कौन से है। तो पंच संधि पता होना चाहिए सभी को। पहला तो आपका अच संधि हो गया, यानी स्वर संधि। दूसरा हल संधि अर्थात व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि। और चौथा हो गया स्वादि संधि, जिसको सु आदि शब्दों के योग से जो संधि बनते हैं उसको स्वादि संधि कहते हैं। और पांचवा हो गया आपका प्रकृति भाव, जिसमें कोई संधि कार्य नहीं होता है। ठीक, जब 2 स्वर वर्णों के मेल से कोई परिवर्तन होता है तो उसको क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। यहाँ पर भी कोई स्वर वर्ण होगा और यहाँ पर भी कोई स्वर वर्ण होगा। ठीक, इसका अंतिम वर्ण यहाँ पर और इसका आदि वर्ण, संधि यही होती है ना, तो दोनों स्वर वर्ण होगा तो क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। ये बेसिक है, इसको जानना चाहिए। ठीक, नंबर 2 व्यंजन संधि या हल संधि क्या होता है? जब व्यंजन हो और व्यंजन के बाद क्या हो? स्वर हो। ठीक, चाहे व्यंजन के बाद व्यंजन हो। तो क्या होता है? व्यंजन संधि होता है। ये बेसिक है, ये तो क्लियर ही होगा। स्वर संधि विद्या प्लस आलय। विद्या प्लस आलय में यहाँ पर भी क्या है? आ है और यहाँ पर भी आ है, तो क्या हुआ? स्वर के बाद स्वर आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? स्वर संधि हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक तरफ क्या है? व्यंजन है और दूसरी तरफ क्या है? स्वर है। जैसे जगत प्लस ईशा। ठीक, जगत प्लस ईशा क्या बनता है? जगदीशा बनता है। तो ये क्या है? व्यंजन संधि के अंतर्गत आता है, क्योंकि ये क्या है? व्यंजन वर्ण है और ये क्या है? स्वर वर्ण है। अगर व्यंजन के बाद व्यंजन आता है तब भी व्यंजन संधि बनता है। जैसे जगत प्लस नाथ। ठीक, जगत प्लस नाथ क्या बनता है? जगन्नाथ बनता है ना। तो
जगत प्लस नाथ हो गया, ये स्वर के बाद स्वर हो गया, व्यंजन के बाद स्वर हो गया, और व्यंजन के बाद व्यंजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, तब भी व्यंजन संधि होगा। विसर्ग संधि क्या होता है, जब विसर्ग के स्थान पर कोई कार्य होता है, जैसे विसर्ग को श हो जाना, फिर श को रू हो जाना, फिर रू में रू को उत हो जाना, या फिर से श को विसर्ग हो जाना, ये आदि विसर्ग में कोई अगर परिवर्तन होता है विसर्ग के अंतर्गत तो वो क्या हो जाता है, वो विसर्ग संधि हो जाता है। तो ये आपका स्वर संधि क्या होता है, व्यंजन संधि क्या होता है और विसर्ग संधि क्या होता है, क्लियर होगा। ठीक, जगन्नाथ में होगा जी, तो पंचमाक्षर है ना, हाँ, इस वजह से। तो ये हो गया आपका बेसिक संधि कि स्वर संधि क्या है, व्यंजन संधि क्या है और विसर्ग संधि क्या है। ठीक, उसके बाद प्रकृति भाव हमने बताया कि जहाँ पर संधि के नियम होते हुए भी किसी कारणवश कार्य नहीं हो पाता है, संधि होना चाहिए था, सारे लक्षण भी विद्यमान रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश कुछ सूत्र आ जाते हैं, उसको निषेध कर देते हैं, रोक देते हैं, तो वो प्रकृति भाव हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पर प्रकृति भाव संधि और सु आदि, जैसे रामा शब्द रूप की सिद्धि करते हैं, बालका बालको बालका, रामा रामो रामा, वहाँ पे जो सु ओजस अम और सस आदि 21 जो शुभ प्रत्यय होते हैं उनका उपयोग करके जो शब्दों की सिद्धि की जाती है वो भी स्वर संधि के अंतर्गत, क्षम्यताम, स्वादि संधि के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके पंच संधि हो गए। ठीक, संधि जैसा कि बताया गया कि संधि जो होती है वो वर्णों पे आश्रित होती है ना, वर्णों की अत्यंत जो सन्निधि होता है, संहिता जो होती है, वर्णा नाम अतिशयता जो होता है, वर्णों की अत्यंत समीपता को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईश, वाक ईशा बोलेंगे तो अपने आप निकल जाएगा वाक ईशा। ठीक, जगत प्लस नाथ, जगन्नाथ अपने आप निकल जाएगा। वो संधि जो होती है वो क्या होती है, वर्णों पे आश्रित होती है, और जैसे जैसे हम वर्ण को बोलते जाते हैं, सूर्य प्लस उदय बोलिएगा तो अपने आप निकल जाएगा सूर्योदय, है ना। तो ये जो है वो आश्रित होता है संहिता पर, और संहिता के अत्यंत समीप जब होता है तो उससे जो परिवर्तन आता है वही होता है संधि। पहला हम सूत्र पढ़ते हैं आरपीएससी के अनुसार, जब स्वर संधि पढ़ते हैं तो पहला सूत्र आता है इको यणची। इको यणची, इसमें 3 पद हैं। कितने पद हैं, 3 पद हैं। पहला क्या है, इक, दूसरा है यण, और तीसरा पद है अच्छी। ठीक, आपको संस्कार में होगा या बताया गया होगा कि जहाँ पर भी 7 की पावर 1 दिखे उसका मतलब होता है उस प्रत्याहार, जैसे खरी हो गया तो खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर, अच प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर, और खर है तो क्या कहेंगे, खर प्रत्याहार का वर्ण, और जब खरी हो गया तब क्या कहेंगे, खर प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर, है ना। हस जब कहेंगे तो हस प्रत्याहार का वर्ण, और जब हस ही कहेंगे तो हस प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर। इसको संस्कार में बैठा लीजिए कि हसी का मतलब क्या होगा और हस का मतलब क्या होगा, झसी का मतलब क्या होगा और झस का मतलब क्या होगा, झली का मतलब क्या होगा और झल का मतलब क्या होगा। जैसे ही सप्तमी का अर्थ निकलता है तो वो वर्ण होता है बाद में होने पर, इस प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर। ठीक, चलिए, तो यहाँ पर 3 पद है इको यणची में, इक है, यण है और अची है। अब इक का यह है षष्ठी का पद है, यह प्रथमा का है और यह सप्तमी का है। तो इक का यण हो जाए, इक को यण हो जाए, अची अच प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर, ये कैसे निर्धारित हो रहा है कि इक के स्थान पर ही यण हो जाए। ठीक, तो इसको निर्धारित करने वाला सूत्र आता है षष्ठी स्थानीय योगा। कौन सा सूत्र है, षष्ठी स्थानीय योगा। योगा ये क्या कहता है, षष्ठी स्थानीय योगा क्या कहता है
षष्ठी स्थानीय योगा कहता है कि जो भी सूत्र में कहीं भी षष्ट्यंत पद होगा, षष्ठी विभक्ति से युक्त कोई पद होगा अगर सूत्र में, तो उसी के स्थान पर काम होगा। षष्ठी स्थाने, षष्ठी मतलब षष्ठी विभक्ति से युक्त कोई शब्द हो और उसके स्थान में, ठीक है, कहाँ हो उसके स्थान में, तो यही शब्द से, यहीं से स्थान आया कि इक के स्थान पर, है ना। नहीं तो केवल इक हो रहा था, यण और अचि, इक को इक यण और अचि, इक का यण हो जाए अचि, ठीक है। स्थान कैसे अर्थ होने, स्थान यहीं से निकल गया है। षष्ठी स्थानीय योगा कहता है कि षष्ठी विभक्त्यंत कोई पद हो अगर सूत्र में तो उसके स्थान पर कोई कार्य होता है, ठीक। यहीं पर एक और सूत्र समझ लीजिए, एक आता है सप्तमी के लिए सूत्र आता है सप्तमी विभक्ति का, तस्मिन् नेति निर्दिष्टे पूर्वस्य। वो क्या कहता है कि कोई भी कार्य अगर सप्तमी विभक्ति से युक्त पद में होता है, क्या कहता है, कोई भी युक्त अगर सप्तमी विभक्ति से पद में होता है तो ठीक इसके पूर्व में होता है। और ये क्या कह रहा है कि मेरे स्थान पर होता है, ठीक। अब एक सूत्र है पंचमी के लिए, कौन सा सूत्र है पंचमी के लिए, तस्मात् द्युत्तरस्य। तस्मात् द्युत्तरस्य कहता है कि जब पंचमी में कोई कार्य होता है तो ठीक हमारे बाद का होता है, ठीक। तो ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई। सप्तमी क्या कह रहा है, हमारे पहले होगा, और पंचमी क्या कह रहा है, हमारे बाद होगा, और षष्ठी कह रहा है कि हमारे ही जगह पर होगा, ठीक। ये है तस्मात् दीति उत्तरस्य। तस्मात् दीति उत्तरस्य जो है वो पंचमी का निर्धारण करता है, उत्तर में, पंचमी के बाद में होना चाहिए। और सप्तमी कह रहा है तस्मिन् निति निर्दिष्टे पूर्वस्य, हमारे पूर्व में, हमारे पहले होना चाहिए कोई कार्य। और षष्ठी स्थानीय योगा कहता है कि हमारे स्थान पे ही कर दो। तो यहाँ पर अर्थ क्या निकलेगा कि इक के स्थान पर यण होगा। अब इक में वर्ण कितने हैं, इक में वर्ण है ई है, उ है और री है और री है, ठीक। ये इक के अंतर्गत आते हैं। और यण में कितने वर्ण आते हैं, य आता है, व आता है, र आता है और ल आता है। तो इक के स्थान पर यण हो जाए तो ई के स्थान पर क्या होगा। जैसे ही ई के स्थान पर बात करने के लिए आ जाएंगे, हम उदाहरण के माध्यम से इसको देखते हैं कि शुद्धि धन उपास्य, शुद्धि प्लस उपास्य, ठीक। अब यहाँ पर देखिए इक के स्थान पर, तो इक क्या है, ये भी इक है और ये भी इक है, और ये उपास्य का ऊ है बाद में अच परे होने पर। तो कौन सा इक ग्रहण करेंगे, ऊ को ग्रहण करेंगे कि ध में ई को ग्रहण करेंगे, कौन से इक को ग्रहण करेंगे। इक में कौन आएगा, ऊ आएगा कि ई आएगा, ई। क्यों ई आएगा, ऊ क्यों नहीं आएगा। ई के बाद जो है स्वर है, जब स वाला जो उकार है वो उकार के बाद धकार आ रहा है, वो व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। लेकिन इको यणची क्या कह रहा है कि इक के बाद यण हो जाता है, कब होता है, जब इक के बाद तुरंत अच हो। यहाँ पर इक के बाद अच नहीं है, स में जो ऊ है उसके बाद क्या है, व्यंजन वर्ण है, ध है। इसलिए ये इक को यहाँ पर इक नहीं ग्रहण करेंगे, स में ऊ वाला, ध में ई वाला इक ग्रहण करेंगे, क्योंकि उसको क्या चाहिए, तुरंत बाद में अच प्रत्याहार का वर्ण चाहिए, ठीक। ठीक है, निकल गया क्या हो? नहीं हाँ? अब फोन नहीं आया, कल आएगा। हाँ? कल फोन आप किए कहाँ। अच्छा तो इक के स्थान पर यण हो रहा है, तो यहाँ पर देख लीजिए यणची गलत हो गया था, इको यणची कह रहे हैं, ठीक है। इक के स्थान पर यण होगा तो ध में जो ई है, इसी यही इक है, यहाँ कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ध में जो ई है ये क्या है, इक है, और इक के बाद क्या है, बाद में ये क्या है, यण है, अच प्रत्याहार का वर्ण है ना, ये क्या है, अच है,
उपास्य का उ, तो सूत्र का लक्षण मिल रहा है, इक के स्थान पर यण हो जाए। अब इक के स्थान पर यण होने के लिए जब आया, इक को क्या होना है, यण होना है। तो इक में इक कौन है, ई है, तो ई को यण करने के लिए कितने सूत्र कितने वर्ण आ गए, यह आ गया, व आ गया, र आ गया और ल आ गया, 4 वर्ण आ गए। ठीक, इसका निर्धारण कौन करेगा कि ई के स्थान पर यह हो, कि ई के स्थान पर व हो, कि ई के स्थान पर र हो, कि ई के स्थान पर ल हो। इसका निर्धारण करने के लिए पूरे व्याकरण शास्त्र में एक सूत्र है, स्थाने अंतरतम। ठीक है, ये क्या है, परिभाषा सूत्र है। जैसे कुछ व्याकरण में सूत्रों में विभक्त किया गया है, कुछ परिभाषा सूत्र होते हैं, कुछ संज्ञा सूत्र होते हैं, है ना, कुछ विधि सूत्र होते हैं। तो ये परिभाषा सूत्र जो होते हैं ये अपना कोई विशेष अर्थ तो नहीं प्रदान करते हैं, पर जो सूत्र रहते हैं उनको परिभाषित करते हैं कि ये कैसे होंगे और कब होंगे। ठीक है, तो संज्ञा सूत्र और जो परिभाषा सूत्र होते हैं वो एक ज्योति का काम करते हैं। अगर आप व्याकरण को घर मानते हैं कि व्याकरण जो अष्टाध्यायी है पूरा घर है, तो घर में जो ज्योति और प्रकाश होता है ये आपके संज्ञा और परिभाषा सूत्र है जो उसको द्योतित करते हैं। ठीक, तो इक के स्थान पर यण करने के लिए आया। तो अब अगर बच्चा कोई नया है, जैसे आप तो रट लिए हैं कि ई के स्थान में ई को या हो जाए, उ को वा हो जाए, री को रा और री को ला। ठीक, लेकिन अगर कोई बच्चा नया है तो उसके सामने तो ये प्रश्न आ गया कि ई को 4 वर्ण है और चारों यण है, तो क्यों या को ही क्यों करे, व को क्यों नहीं करे, रा को क्यों नहीं करे, या ला को क्यों नहीं करे। सफ़ेद कलर अच्छा से दिख रहा है। तो ये प्रश्न आया, तो कौन सूत्र आया, स्थाने अंतरतम। सुनो काहे रो रहे हैं। स्थाने अंतरतम ये निर्धारित करता है कि ई के स्थान पर क्या होगा। ठीक, तो स्थाने अंतरतम आके कहता है कि क्या कहता है कि ई के स्थान पर क्या होगा। अब यहाँ पर देखिए ई का जो उच्चारण स्थान है वो क्या है, इचु ऐसा नाम तालु, तो ई का उच्चारण स्थान हो गया तालु। ठीक, और अगर यह इसका ल का उच्चारण स्थान देखते हैं तो ल का उच्चारण स्थान क्या है, लिटू लसा नाम दंता है, तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। अगर र का उच्चारण स्थान देखते हैं तो रिटू रसा नाम मूर्धा, तो र का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा है। ठीक, अगर व का उच्चारण स्थान देखे हैं तो व का उच्चारण स्थान क्या है, दंतोष्ठ, उप बकार से दंतोष्ठम, दंत भी है और ओष्ठ भी है, दंत और ओष्ठ 2 उच्चारण स्थान है इसका। ठीक, और यह का उच्चारण स्थान क्या है, तालु। तो कह रहा है स्थाने अंतरतम, जैसे कर्तुर इप्सित तमम कर्म, जो अत्यंत इप्सित होता है, जिसको अत्यंत चाहता है। ठीक है, उसी तरह स्थाने अंतरतम, जो अत्यंत सदृश हो उसके, जैसे वागीशा 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 तो वागीशा आ जाता है, सूर्योदय 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 तो सूर्योदय हो जाता है, वो अत्यंत इष्ट होता है उसके ना, अत्यंत अंतरतम होता है, अत्यंत पास होता है, तो इस वजह से वो जो होता है वही वर्ण हो जाता है। तो यहाँ पर अगर उच्चारण स्थान से भी देख रहे हैं तो ई को क्या हो रहा है, यही हो रहा है, इसीलिए ई के स्थान पर यह होगा, और कोई कारण नहीं है कि वह नहीं हो सकता है या र नहीं हो सकता है या ल नहीं हो सकता है, ये भी उसी समुदाय के वर्ण हैं, लेकिन ई जो है उससे यह ज़्यादा परिचय है, यह से ज़्यादा उसका मेलजोल है। तो जो मित्र होगा वो मित्र को ही बैठाएगा, बाकी लोग जो परिचित नहीं है उनको अपने पास क्यों भटकने देगा। तो ई अपना जगह खाली कर रहा है तो उसकी जगह पे किसको बैठा के जाएगा, यह को बैठा के जाएगा। ठीक, तो यहाँ है शु, यहाँ है ध हलंत हो गया क्योंकि उसमें से ई निकल गया, और ई के स्थान पर क्या हो गया, यह हो गया। ठीक, और बाकी बाद में क्या है, उपास्य है।
इतना क्लियर हो गया। अब इसी को अजीनम व्यंजनम परिण संयोजन से मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, शुद्ध उपास्य बन जाएगा। ठीक, ये तो सामान्य सा रूप है ना, सामान्य रूप है ये। शुद्ध उपास्य 1 नंबर का। ठीक, एक विकल्प से बनता है। अब विकल्प से बनता है तो क्या होता है उसको भी देख लीजिए। सब आपस में ही बतिया रहे हैं। चलिए, तो सेम कंडीशन है, क्या है, यहाँ पर है शु ध य, ठीक, प्लस उपास्य। ये है। अब इसी में एक सूत्र आता है, अनचिच। ठीक है, इसको समझ लीजिए। अनचिच क्या कहता है, अनचिच, ठीक है, और च का मतलब और, तो इसके पहले कोई सूत्र रहा होगा ना, वहाँ से अनुवर्तन ले रहा है। तो इसके पहले का सूत्र है अचो रहाभ्याम द्वे, अचो रहाभ्याम द्वे। ठीक ठीक, इसके पहले का सूत्र है। क्लियर, अचो रहाभ्याम द्वे जो है वो इसके पहले का सूत्र है। ये 8 1 46 है, 8 4 46, और ये सूत्र संख्या है 8 4 47। ठीक है, ठीक, इसके पहले का है। अचो रहाभ्याम द्वे क्या कहता है, पहले अच हो, अच के बाद र और ह हो, है ना, उसके बाद यर प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो यर प्रत्याहार का वर्ण को द्वित्व हो जाता है। जैसे चतुर्नाम में देखे थे, एक वर्णाकार हो गया था पूरा, एक वर्णाकार हो गया था आधा, चतुर्नाम प्लस चतुर्नाम बनता है, चतुर प्लस नाम से। ठीक, तो वहाँ अचो रहाभ्याम द्वे में यर को द्वित्व हो रहा था। सेम कंडीशन यर यहाँ पे भी वहीं से अध्याहार हो रहा है, च का मतलब और, यहाँ भी अनचिच। ठीक है, लेकिन क्या अनचिच, अनचिच क्या कहता है, अनचिच कहता है कि अच हो, अच हो, उसके बाद क्या हो, यर प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद अनचि, अच न हो, न अचिति अनच। ठीक, जो अच नहीं है वही अनच है। क्लियर, नहीं तत्पुरुष हो गया ना, न अचिति अनच। तो अचो रहाभ्याम द्वे को मिटा रहे हैं क्योंकि हमको ये दिखाना था कि यर की अनुवृत्ति कहाँ से आ रही है, तो यर यहीं से ग्रहण हो रहा है। ठीक, इसी के बाद का सूत्र है अनचिच। अनचिच कहता है कि अच हो, उसके बाद यर हो, और उसके बाद अनच हो, है ना, अनअचि च, तो अच नहीं हो, स्वर नहीं हो। तो अब यहाँ देखिए सूत्र में कंडीशन लग रहा है, पहले क्या होना चाहिए, अच होना चाहिए। तो स में जो ऊ है ये अच है कि नहीं है, और उसके बाद ध जो है वो यर प्रत्याहार के वर्ण में, यर प्रत्याहार में आता है ध। यर प्रत्याहार कहाँ से बनता है, हाइवरट के य से शक्षर के र तक, यानी 5 से लेकर 13 तक बनता है। तो कपय यह आ रहा है ना, और ध जब गड द स जब गड द झ भ घ ढ ध, तो ध यर में आ रहा है, तो ये क्या हो गया, अच हो गया, अच के बाद यर हो गया। ठीक, और यर के बाद क्या होना चाहिए, अनच होना चाहिए। तो ये क्या, यह है ना, इसके बाद क्या है, यह है, तो ये अच है कि अनच है, ये अनच है ना। जो अच ना हो वही अनच होता है, तो वो अच तो है नहीं, अच स्वर को कहते हैं, यह व्यंजन वर्ण है, तो अनच है। तो
अनचिच आके क्या कहता है कि अच हो, उसके बाद यर हो, उसके बाद अनच हो, तो यर को क्या कहते हैं? यर को द्वित्व कर देते हैं। क्या करता है? द्वित्व कर देता है। तो द्वित्व किसको होगा? ध को होगा कि य को होगा? किसको द्वित्व कर रहा है? यर को कर रहा है कि अनच को कर रहा है द्वित्व? यर को करेगा। सब लोग कमेंट करिए किसको द्वित्व करेगा? य को करेगा कि ध को करेगा? ठीक, तो यहाँ पर कह रहा है यर को द्वित्व कर रहा है। देखिए यहाँ पर बना दिया है, यर को द्वित्व कर रहा है। कह रहा है कि अच हो, उसके बाद यर प्रत्याहार का वर्ण हो, उसके बाद कोई व्यंजन वर्ण हो। तो यह तो व्यंजन वर्ण में आ जा रहा है ना, अनच में आ जा रहा है। यर हमको पकड़ना है। यर क्या है? ध है, उसके पहले अच है, तो अच के बाद वाला जो वर्ण है उसको द्वित्व होगा, यानी यर को द्वित्व होगा। तो यर ध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको मिटा रहे हैं क्योंकि दिखा रहे थे। तो यहाँ पर हो गया शु ध, और अनचिचा से एक ध और आ गया, और प्लस उपास्य। ठीक, इतना क्लियर? अनचिच सूत्र स्पष्ट हो गया? सब अपने में व्यस्त हैं, बढ़िया है। अब यहाँ पर द्वित्व हो गया किस सूत्र से? अनचि च से। फिर अगला सूत्र आता है झलाम जस झसी। जब आप वहाँ पर पढ़ेंगे व्यंजन संधि जब पढ़ेंगे तो उसमें दो जस जो होता है, एक पदांत जस होता है और एक अपदांत जस होता है। तो लेकिन जो कार्य होता है दोनों झल के ही स्थान पे कहता है। एक पदांत झल होता है, उसके स्थान पर झल को क्या होता है? जस हो जाता है। और एक क्या कहता है? वहाँ भी अपदांत झल को जस आदेश करता है। होता वर्ग का तृतीय वर्णीय झल को ही होता है, लेकिन एक पदांत होना चाहिए और झल के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। तो अगला सूत्र आता है झलाम जस झसी। ये क्लियर हो गया है ना? एक सिद्धि हो गई यहाँ से। ठीक, तो इसको मिटा रहे हैं। झलाम जस झसी। झल को जस आदेश हो जाएगा, झस होने। अब यहाँ पर भी देखिए, जैसे इको अणचि में अचि था, वैसे यहाँ पर झसी यानी 7 की पावर 1 है। तो झस प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर, झस प्रत्याहार का वर्ण बाद में होने पर क्या हो? झल के स्थान पर जस हो जाए। ठीक, तो इसको इस तरीके से देखिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए? झल होना चाहिए। झल के बाद क्या होना चाहिए? झस प्रत्याहार का वर्ण होना चाहिए। जब झल के बाद झस प्रत्याहार का वर्ण होगा तो क्या होगा? झल के स्थान पर क्या हो जाएगा? जस हो जाएगा। ठीक, जस में वर्ग का क्या हो जाता है? वर्ग का तृतीय वर्ण, है ना? वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। ठीक, वर्ग में 5 होते हैं, कुछ टू टू पु ये उदित। तो झल को क्या होगा? जस होगा। कब? लेकिन बाद में झस होना चाहिए। अब यहाँ पर सूत्र का कंडीशन देखते हैं कि मिल रहा है कि नहीं। ये सा में जो ऊ है वो क्या है? अच है। अच के बाद जो ध है वो झल में भी आता है और यर में भी आता है ना? तो झल में भी आता है, तो ये क्या हो गया? झल हो गया। और इसके बाद वाला जो है ध, वो क्या है? यर है। झस प्रत्याहार में आएगा कि नहीं? आएगा। ध आएगा। झस प्रत्याहार झबई से जब गर्दश तक जाएगा तो ध जो है वो झस प्रत्याहार में आएगा। तो जो झल है वो झस हो सकता है, लेकिन जो झस है वो झल नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि झल का क्षेत्र जो है वो बृहद है। झल इतना बड़ा है और झस इतना बड़ा है। तो झस ये हो गया आपका झस और ये हो गया आपका झल। तो झल इतना बड़ा है तो झल के अंदर तो जस आ जाएगा, लेकिन जस के अंदर जरूरी नहीं कि झल आ जाए, है ना? तो झस तो फंस जाएगा झल के अंदर। तो जब झस झल के अंदर आ गया तो ये ध क्या है? यहाँ पर झस प्रत्याहार का वर्ण है कि नहीं है? ठीक, अब जब झस प्रत्याहार का वर्ण है तो झल को क्या हो जाएगा?
वर्ग का तृतीय वर्ण जस हो जाएगा, तो झल है कहाँ पे? झल क्या है? ध है, तो ध को क्या हो जाएगा? उसी वर्ग का तृतीय वर्ण हो जाएगा। तो ध किस वर्ग का है? त वर्ग का है। त वर्ग का चतुर्थ वर्ण ध है, तो त वर्ग का जस जब होगा तो वर्ग उसी वर्ग का तृतीय वर्ण, तो त वर्ग का तृतीय वर्ण क्या हो जाएगा? ध हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखिए, सु द ध प्लस उपास्य, यहाँ भी सर्क लगाना, छूट गया था। ठीक, इतना क्लियर। अब जैसे ही इतना बनाएं, देखिए जी, ठीक। तो शु द ध प्लस उपास्य मिल गया हमको, इतना मिला। अब ये क्या है? ये संयोगांत पद है या छूट गया है? यहाँ पे भी यह छूटा है, बताए नहीं। सु द ध य प्लस उपास्य, हम वही सोच रहे थे, ये गायब हो गया। ठीक। हाँ। और यहाँ पर भी क्या है? सु द ध य प्लस उपास्य, अब देखिए खेला। यहाँ हलो अनंतरा संयोगा, हल जो होते हैं वो जब एक दूसरे के समक्ष होते हैं तो वो क्या होता है? संयोग होता है। हल के अनंतर और बीच में अगर स्वर वर्ण आ जाएगा तो वो संयोग संज्ञा होगा? नहीं होगा। हल के अनंतर में कोई स्वर नहीं आना चाहिए, व्यंजन वर्ण के बाद व्यंजन का ही संयोग होना चाहिए, तभी उसकी संयोग संज्ञा होगा। अनंतरा है ना अंतरा इति अनंतरा। हाँ, तो जो हल है उसके बाद ही हल होना चाहिए, तो उनके हलो अनंतरा संयोगा से क्या हो जाएगी? संयोग संज्ञा हो जाएगी। ठीक। तो इस समुदाय की पूरे की क्या हो गई? संयोग संज्ञा हो गई। अब बीच में अब संज्ञा काहे के लिए ले आए? अभी आप सूत्र लगा रहे थे, झलाम जस झसी लगाएं, फिर अणच च से उसको द्वित्व कर दिए, यर प्रत्याहार के वर्ण को द्वित्व करे, उसके बाद झलाम जस झसी से जस तो कर दिए, वर्ग का तृतीय वर्ण कर दिए। तो जब यहाँ पर संज्ञा करने की क्या आवश्यकता पड़ी? तो पांडे जी ने सूत्रों में बहुत वैज्ञानिकता के साथ प्रयोग किया है। जो भी सूत्र जहाँ पर भी प्रयोग किया है उसका कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन रहा है। यहाँ पर संयोग संज्ञा इसलिए करें क्योंकि अगला सूत्र आ जाता है संयोगांत से लोपा, संयोगांत पद का लोप हो जाता है ना। हलो अनंतरा संयोगा से जैसे ही इसकी संयोग संज्ञा होती है तो उसके बाद आ जाता है संयोगांत से लोपा, संयोगांत पद का लोप होता है। संयोगांत से लोपा क्या कहेगा? संयोगांत पद का लोप कर देगा। तो संयोगांत पद है कौन सा? ये शु द ध ये पूरा संयोग है, इनकी संयोग संज्ञा हुई है यहाँ से यहाँ तक, तो इनकी संयोग संज्ञा हुई है तो पूरे पद का लोप हो जाएगा। जब पूरे पद का लोप ही करना था तो इको अणची से संयोग को लोप करना था, तो फिर इसको बनाए क्यों? अनचिचा से द्वित्व क्यों किए और द्वित्व करने के बाद जस्त क्यों किए? जस्त किए और जस्त करने के बाद संयोग संज्ञा किया, संयोग संज्ञा करने के बाद अब कह रहे हैं कि संयोगांत से लोपा, जो संयोगांत पद है सु द ध य, उनका पूरे समुदाय का क्या करो? लोप कर दो। ठीक, तो लोप कर दो। तो लोप कर देंगे तो क्या हुआ? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वो भी मरी हुई है ना,
मतलब क्या हुआ, कार्य इतना किए, इतना मेहनत किए, सबसे पहले सूत्र देखे कि सूत्र का क्रम क्या है, सूत्र करता क्या है, झस हुआ, जस हुआ, झल हुआ, उसके बाद आप कह रहे हैं कि लोप कर दो, तो फिर कार्य करने का मतलब क्या हुआ, जहाँ से आरंभ किए थे वहीं पहुँच गए, तो नहीं, संयोगात्म पद का लोप नहीं करेगा। इसका निर्धारण करने के लिए आता है अलो अंत्यस्य। क्या आता है, अलो अंत्यस्य, कहता है अंतिम अल को लोप करो, पूरे संयोगांत पद का लोप नहीं करो। अलो अंत्यस्य क्या कहता है, ये रोक देता है, संयोगांत से लोपा को कहता है कि लोप करो, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरे संयोगांत पद का लोप कर दोगे अगर, तो हमारा बनाने का उद्देश्य क्या रह जाएगा, केवल अंतिम अल को लोप करो तुम, अलो अंत्यस्य, है ना। तो अल में क्या आएगा, स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन वर्ण हो, दोनों वर्ण क्या आते हैं, अल के अंतर्गत आते हैं। तो अलो अंत्यस कह रहा है कि अंतिम अल वर्ण का जो है वो लोप करो, संयोगांत होना चाहिए, और अंतिम का लोप कर दो, तो संयोगांत में अंतिम क्या है, यह है, तो यह का लोप कर दे, तो यह का अगर लोप कर देते तो रूप ही बिगड़ जाता, साहित्य में जो प्रयोग मिलता है वो प्रयोग मिलता ही नहीं, है ना। तो संयोगांत से लोपा आया कि संयोग पद, जैसे ही संयोग संज्ञा किए हल और अंतराल संयोगा से, तो संयोगांत से लोपा आ गया। कह रहा है कि आपने संयोग संज्ञा किया है, तो बोला हाँ भैया किए हैं संयोग संज्ञा। तो जैसे ही संयोग संज्ञा किए तो संयोगांत से लोपा कहा कि अब हम लोप करेंगे, संयोगांत पद जिसकी संयोग संज्ञा आप किए हैं उसका हम लोप करेंगे। कहा यार लोप करोगे तो फिर मतलब क्या हुआ, इतना दिमाग खपा के हम सूत्रों को लिखे, गढ़े, बनाए, और इसके बाद तुम कह रहे हो कि लोप कर देंगे। तो अलो अंत्य से आके कहता है कि ठीक है लोप करो, लेकिन सबका मत करो, थोड़ा सा छोड़ दो कम से कम इन लोगों को। तो कह रहा है कि अंतिम अल का लोप करो, तो अंतिम अल यह है, संयोगांत पद में अंतिम अल यल क्या है, यह आ रहा है अल में, तो यह का लोप कर दो। तो अगर यह का लोप कर देते तो सूत्र बिगड़ जाता, वो जो सिद्धि प्रक्रिया में शब्द मिलता है वो नहीं मिल पाता। ठीक, तो इसके लिए आता है यण प्रतिषेधो, तो कात्यायन जी आ जाते हैं वार्तिक लिख के, कहते हैं यण प्रतिषेधो वाच्य, यण का लोप हो जाए तो, अगर यण का लोप ही करना था तो इक को यण क्यों कर रहे हो, है ना। यण प्रतिषेधो वाच्य, यण प्रतिषेधो वाच्य, वाच्य मैंने जानना चाहिए। ठीक, यण प्रतिषेधो वाच्य, यण का लोप अगर कहीं हो रहा हो तो उसको निषेध जाना चाहिए। तो यह है ना, यह यण में आ रहा था, कह रहे थे कि अलो अंत्य से कहा कि अंतिम अल का लोप कर दो, तो यह का लोप करने लगे। तो जैसे ही यह का लोप कर देते तो सूत्र क्या था, बिगड़ जाता। तो कात्यायन जी आ गए वार्तिक लेकर, है ना। वार्तिककार कौन है, कात्यायन है, इन्हीं का दूसरा नाम क्या है, वररुचि है, प्रायः प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो ये क्या कह रहे हैं, अगर कहीं पद में यण का लोप हो रहा हो तो उस यण को लोप नहीं होगा, प्रतिषेध कर दिया, निषेध कर दिया, मना कर दिया। ठीक, तो अलो अंत्य से क्या कह रहा था, अंतिम अल का लोप करेंगे, संयोगांत से लोपा क्या कर रहा था, पूरे संयोग पद का लोप करेंगे। तो सु द ध य सब का लोप होने लगा। तो अलो अंत्य से आके कहा कि नहीं अंतिम अल का करो। तो जैसे ही अंतिम अल को लोप करने के लिए यहाँ पर यह का लोप करने के लिए आ गए, वैसे ही यण प्रतिषेधो वाच्य कह रहा है कि यण का लोप नहीं होता है। तो जब यण का लोप नहीं होता है तो नहीं होता है, जब कह दिए तो त्रिमुनि प्रमाण होते हैं ना। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि जी ने जो कह दिया वही क्या है, उपदेश है। तो इनकी बातों को तो काटा नहीं जा सकता है। तो जब काटा नहीं जा सकता है तो मिला दीजिए। ठीक, तो जब मिलाएंगे तो यहाँ ये हो गया आपका शु, ठीक, और ये है द आधा है, द में ध मिला दीजिए तो क्या हो जाएगा, ध शु द ध, और यह उसी में जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा आपका यह, और फिर उपास्य का उ, ठीक।
और एक सामान्य रूप से क्या बना था? शुद्धि उपास्य। ठीक, क्लियर? कहीं कहीं कोई संदेह? किसी को कोई संदेह हुआ? अगर कहीं कोई संदेह हो रहा हो शुद्धि उपास्य की सिद्धि में तो बताइए, उसका संदेह का निराकरण किया जाएगा। उसी तरीके से मध्वरी बना लीजिए, धात्रांशा बना लीजिए और लाकृति बना लीजिए। इक के स्थान पर यण हो रहा है, ई को यह हो रहा है, तो ऊ को क्या हो जाएगा? मधु है, मधु प्लस मधु प्लस अरि है। ठीक, तो मधु में ऊ है, ऊ क्या है? इक है, ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वह हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से धात्रांशा है, तो धात्री प्लस अंश है, तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा? उच्चारण की दृष्टि से र हो जाएगा। ठीक, और उसी तरीके से क्या है? लाकृति है, ली प्लस आकृति, तो री की जगह पर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। तो आपका ई के स्थान पर ई को यह दिखा दिए, ऊ को व, और री को ल और री को र। इसी तरीके से बन जाएगा और शब्दों की सिद्धि हो जाएगी। ठीक, क्लियर? तो आज की कक्षा में इतना ही रहने देते हैं, किसी को कोई संदेह नहीं हो रहा है। ऊ को व, कात्यायन वरुरुचि। जी सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। 9 बज गए हैं और कक्षा को यहीं पे विराम देते हैं। सभी को नमो नमः।